हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग सीख रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम का पीवाईक्यू देख रहे थे। तो पहले हम आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का पीवाईक्यू करा रहे थे और आयनिक इक्विलिब्रियम के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आयनिक इक्विलिब्रियम जो नीट का पैटर्न होता है, जो आईआईटी का पैटर्न होता है, नीट का पैटर्न पहला है कि आपसे पूछा जाएगा आर्हीनियस एसिड बेस क्या होता है, ये ब्रॉन्स्टन लॉरी एसिड बेस क्या होता है और ये लेविस एसिड और बेस क्या होता है, उस पे क्वेश्चन। दूसरा नीट का पैटर्न है आपका कि क्या कहते हैं, दूसरा नीट का पैटर्न होता है, क्या होता है आपका नीट का पैटर्न, जैसे ये स्ट्रांग एसिड और बेस का पीएच कैसे निकाला जाता है। अच्छा, वीक एसिड और बेस का पीएच कैसे निकाला जाता है, यानी वीक वाले केस में आपका क्या आ जाता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी आ जाता है। और उसके बाद साल्ट का हाइड्रोलिसिस। फिर उसके बाद नीट का अगला पैटर्न है आपका, नीट का अगला पैटर्न होता है बफर सोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नीट का चौथा पैटर्न है आपका सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने पहला पैटर्न नीट का सीख लिया था। अगला पैटर्न है जैसे आयनाइजेशन ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट, यानी स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का पीएच कैसे निकालेंगे, वीक एसिड वीक बेस का पीएच कैसे निकालेंगे और सॉल्ट का पीएच कैसे निकालेंगे। अगला नीट का पैटर्न ये है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये क्या है, क्वेश्चन है ये नीट 2025 का। तो क्वेश्चन पढ़िए, नीट 2025 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा क्या है। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं नीट में, एकदम बिल्कुल सिंपल सिंपल। पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में सिखाएंगे, फिर सेकेंड में आंसर ऐसे निकालेंगे हम लोग। तो पहले तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है नीट 2025 का, नीट 2025 का कह रहा है कि फास्फोरिक एसिड आयनाइज इन 3 स्टेप विथ देयर आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 Ka2 Ka3 रिस्पेक्टिवली, और ओवरऑल आपसे आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछा। तो बताइए इसमें से कौन सी बात सही है। तो थोड़ा सा मैं आपको सिखा दूं कि इसमें से कौन सी बात सही है। तो देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि कोई एसिड होता है, वीक एसिड होता है, जैसे वीक एसिड है जैसे आर्थोफास्फोरिक एसिड, और आर्थोफास्फोरिक एसिड अगर एक बार में पूरा तोड़ दें, एक बार में पूरा तोड़ देंगे तो ये कैसे टूट जाएगा, एक बार में पूरा कैसे टूट जाएगा, 3H+ और क्या हो जाएगा, PO4। PO4 क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और इसके लिए एसिड ओवरऑल एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Ka। अच्छा, इसी एसिड को अगर हम पार्ट पार्ट करके तोड़ें, जैसे पहले स्टेप में से 3H+ में से एक H+ निकला, तो एक H+ निकलेगा तो बताओ क्या बन जाएगा, ये H+ और क्या हो जाएगा आपका H2PO4, और ये आपका H2PO4 ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट। क्या बोल सकते हैं आप, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट। और जैसे मान लीजिए ये जो बना इसको फर्दर आप डिसोसिएट करेंगे, आप इसको फर्दर डिसोसिएट करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, ये फर्दर H+ देगा और क्या देगा आपको, HPO4 का 2-, और इसके लिए आप बोल सकते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट सेकेंड। अच्छा, फर्दर ये जो बना अभी इसके पास अभी भी H+ है, तो फर्दर इसको डिसोसिएट कराएंगे। अगर आप इसको फर्दर डिसोसिएट कराएंगे तो ये टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, H+ में, और क्या हो जाएगा, PO4 का -3 में। तो इसे क्या बोल दिया जाएगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट थर्ड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका अलग अलग पार्ट में ही हुआ। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपने इक्विलिब्रियम में सीखा था, जैसे ये हमारे 3 स्टेप है। अच्छा, हमारा मेन इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो हमारे जैसे ये बताइए, अगर ये इससे हमारा मेन इक्वेशन ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, H3PO4 को जब आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3H+ में अलग टूट जाएगा, और क्या हो जाएगा, PO4- 3 फास्फेट आयन। और इसके लिए आप बोल सकते हैं एसिड ओवरऑल एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा बताओ, ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसी से ये लाना है। तो बताओ इसको सेम रखेंगे तो इसको क्या रखेंगे, सेम, और इसको सेम रखिए, और इसको भी सेम रखिए, और इसको भी सेम ही ऐसे ही रहने दीजिए। अगर इसको सेम रखेंगे तो बताओ ये क्या होगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, ओवरऑल क्या बचेगा, H3PO4, और इधर क्या बचेगा, 3H+ और PO4-। तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिसोसिएशन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट इंटू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट सेकेंड इंटू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट थर्ड। एक तो ये जितनी जितनी बार टूटेगा तो ये एक फार्मूला ये याद होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो
पहली बार तोड़े थे तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट सेकंड से, और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट सेकंड की वैल्यू ज़्यादा होती है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट थर्ड से। अच्छा, अगली बात, अगला इससे रिलेटेड पॉइंट है कि अगर हम ये इस वाले इक्वेशन में दोनों साइड लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड, माइनस लॉग बेस 10 बोथ साइड, अगर दोनों साइड माइनस लॉग ले लेते हैं तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस का लॉग बेस 10, और ये क्या हो जाएगा के ए बरा, ये क्या हो जाएगा माइनस का लॉग बेस 10, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में के ए 1 प्लस क्या हो जाएगा के ए 2, ये प्लस क्या हो जाएगा के ए 3 हो जाएगा। और यहाँ से बताइए अगर ये लॉग बेस 10 सबको अलग इससे करेंगे, अच्छा ये सॉरी ये मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई है तो यहाँ से क्या हो जाएगा मल्टीपल। अच्छा, अगर हम इसको लॉग ये अलग अलग लिखे तो लॉग के ए, तो लॉग ओवर के ए बराबर क्या हो जाएगा, इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का लॉग बेस 10, और के क्या हो जाएगा के ए 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा ये दूसरा वाला लिखेंगे, अब प्लस लगा देंगे, लगा दिया ना तो प्लस लगा देंगे, तो माइनस का लॉग के बेस 10 के ए 2 और प्लस फिर क्या हो जाएगा माइनस का लॉग बेस 10, और ये क्या हो जाएगा के ए 3 हो जाएगा। और यानी यहाँ से तीसरी बात निकल के आती है, ये क्या हो जाएगा पी के ए बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या पी के ए 1 प्लस क्या हो जाएगा पी के ए 2 प्लस क्या हो जाएगा पी के ए 3, ये हो जाएगा आपका ये इम्पोर्टेंट ये थर्ड। क्लियर है, तो तीन बात निकल के आती है। अगर दो एच प्लस होता तो दो बार ऐसे कर देते, तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर के ए बराबर क्या हो जाएगा के ए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट इंटू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट सेकंड इंटू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट थर्ड। दूसरी पॉइंट, जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट होता है वो ज़्यादा होता है सेकंड से, और सेकंड वाला ज़्यादा होता है थर्ड से। अच्छा, तीसरी बात, तो पी के ए बराबर क्या हो जाएगा पी के ए 1 प्लस पी के ए 2 प्लस ए पी के ए 3, यहाँ प्लस रहेगा मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, क्या रहेगा प्लस। अगर पी के टर्म में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, अगर के ए के टर्म में है तो क्या हो जाएगा मल्टीपल। और इसी तरीके से पॉली बेसिक ये पॉली एसिडिक बेस में ये क्या है पॉली बेसिक एसिड है, ऐसे ही क्या हो जाएगा पॉली एसिडिक बेस में भी ऐसे तरीका होगा। नीट 2025 का क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन बढ़िएगा, कह रहा है कि फास्फोरिक एसिड आयनाइजेशन ऑफ 3 स्टेप देयर आयनाइजेशन कांस्टेंट के ए 1 के ए 2 के 3, यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट सेकंड एंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट थर्ड दिया है, और के जो दिया है ओवरऑल एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। और कौन सी बात इसके लिए सही है, तो बताइए, हमसे सही पूछा तो बताओ ये क्या हो जाएगा लॉग के बराबर ये प्लस ये प्लस ये बात सही है गलत है, सही बात है। अगर यहाँ माइनस लगाएंगे तो इधर भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, अगर माइनस नहीं लगाए तो किसी भी नहीं लगाए, तो ये वाला तो बताएं ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है ये पॉइंट। अच्छा, ये आर्थो ये H3PO4 स्ट्रॉन्गर एसिड देन ये इससे और इससे, हाँ बिल्कुल सही बात है। अभी इसके पास 3H प्लस है, इसके पास 2H प्लस है, इसके पास एक ही H प्लस होगा, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, बिल्कुल सही बात है, ये ज़्यादा एसिडिक है। अच्छा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट ज़्यादा होगा सेकंड से, सेकंड ज़्यादा होगा थर्ड से, बिल्कुल सही बात है। और क्या ये सही है, नहीं, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए सही, बी सही और सी, यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, नीट 2025। क्लियर है। अगला चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, नीट 2023। तो नीट 2023 का क्वेश्चन है, तो पढ़िएगा, करे कि फॉर ए वीक एसिड the percentage of dissociation nearly 1% at equilibrium if the concentration of acid 0.1 mole per liter, then correct option for the Ka, यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है सेम टेम्परेचर पे। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, सेकंड का क्वेश्चन है। चलो फिलहाल हम आपको सिखा रहे हैं तो थोड़ा सा समझा दें, फिर 1 सेकंड में आ जाएगा। थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, आप चाहे तो आप जानते हैं, बट हम आपको थोड़ा सा सिखा दें। फिर उसके बाद एक लाइन का फार्मूला है, एक लाइन में आएगा, 1 2 3 सेकंड में आएगा, कभी कभी तो पेन भी नहीं चलाना पड़ता। तो देखिए क्या कह रहा है, वीक एसिड है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। अगर वीक एसिड को आप तोड़ोगे, जैसे HA है, जैसे HA है, ये है आपका वीक एसिड। अच्छा, अगर ये वीक एसिड है तो पानी में जाने के बाद पूरा डिसोसिएट होगा कि कुछ ही होगा,
कुछ ही डिसोसिएट होगा। तो रिवर्सिबल का साइन ये कैसे टूटेगा, H प्लस और क्या हो जाएगा, A माइनस हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब वीक के केस में ले लीजिए, जैसे क्या हो जाएगा, आप HCl ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एस्टिक एसिड ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। तो चलो एस्टिक एसिड जनरल ये ले लेते हैं, एस्टिक एसिड। तो ये एस्टिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड, और ये वीक एसिड होता है पानी में जाने के बाद ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, तो रिवर्सिबल का साइन, और ये कैसे टूटेगा, H प्लस और क्या हो जाएगा, एसीटेट आयन में ऐसे होगा। ऐसे ही बिल्कुल आप क्या ले सकते थे, बेस ले सकते थे, ये बेस ले सकते थे। बेस कैसे हो सकता है, BOH, BOH ये अगर वीक बेस है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वीक बेस है तो ये डिसोसिएशन का साइन, और यहाँ कैसे टूटेगा, B प्लस और क्या हो जाएगा, OH माइनस। और यहाँ से बताइए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये वीक बेस होता है, और वीक बेस होगा तो ये बताइए क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, किसमें टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, NH4 प्लस और क्या हो जाएगा, OH माइनस। अब इसी से ये वीक बेस है, पानी में जाने के बाद वीक बेस का पीएच कैसे निकाला जाता है, अच्छा वीक बेस का पीएच कैसे निकाला जाता है, अच्छा वीक बेस का, वीक एसिड का पीएच कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले इससे पहले हम सीख लेते हैं स्ट्रांग वाले को कैसे निकाला जाता है। तो जैसे स्ट्रांग एसिड होगा, तो बताओ यहाँ स्ट्रांग एसिड होगा, तो ये बताइए अगर स्ट्रांग एसिड होगा तो पहले स्ट्रांग होगा, पानी में जाने के बाद ये पूरा का पूरा टूट जाएगा, पानी में जाने के बाद क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो यानी इसका मान लेते हैं, अगर इसका कंसंट्रेशन दिया है 10⁻⁻² मोलर, तो यानी 10⁻⁻² नॉर्मल, तो ये बताओ H प्लस का भी कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻² नॉर्मल, और इसका भी कितना हो जाएगा, 10⁻⁻² नॉर्मल। क्योंकि स्ट्रांग है तो ये पूरा का पूरा इसमें टूट जाएगा। तो यहाँ से बताइए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आया -2 नॉर्मल या मोलर। तो ये बताइए पीएच बराबर क्या होता है, तो पीएच बराबर -10 और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो यानी यहाँ से रख देंगे -log⁻10 और क्या हो जाएगा 10 की पावर ये क्या हो जाएगा -2, ये आगे आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, इसका पीएच कितना आ जाएगा 2। यानी आपका पीएच, यानी पीएच का जो फार्मूला होता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यानी स्ट्रॉन्ग के एसिड में C से काम चल जाता है, मगर वीक के केस में, वीक एसिड के केस में C अल्फा चाहिए, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पता होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये देखना, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर इसके बाद क्वेश्चन कराते हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे तो रिकॉल हो जाएगा आपका। तो जैसे ही बताइए, मान लेते हैं इसका वीक एसिड है तो इसका क्या दिया है, C मोलर, क्या दिया है, C मोलर। अगर ये वीक एसिड है तो ये क्या दिया है, C मोलर, और इसका शुरुआत में कितना होगा 0, इसका कितना होगा 0, कुछ समय बाद ये क्या होगा, कुछ समय बाद ये टूटेगा, मान लेते हैं x मोल टूटेगा, तो बताओ कुछ समय बाद ये बनेगा, कितना बनेगा, x मोल बनेगा, इसका कोफिशिएंट अपान लिमिटिंग रीजन कोफिशिएंट ये भी बनेगा, कितना बनेगा, इसका कोफिशिएंट अपान लिमिटिंग रीजन कोफिशिएंट। तो कुछ समय बाद ये कितना बचेगा, CX बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, X बचेगा, और ये कितना बचेगा, X बचेगा। तो यानी इससे अगर हम निकालना चाहें तो ये बताइए क्या हो जाएगा, अगर ये बताओ, और हमने आपको बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर टूटा हुआ मोल अपान इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये एक टूटा हुआ मोल बराबर क्या हो जाएगा, C अल्फा, यानी यहाँ से X की जगह क्या रख सकते हैं आप, C अल्फा, यहाँ क्या रख सकते हैं, C अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा C, ये C माइनस C अल्फा। तो यहाँ से कह सकते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि वीक एसिड है तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन अपान क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ये हो जाएगा। और यहाँ बताइए आपने इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन कितना पाया, तो जैसे इक्विलिब्रियम पे ये H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, C अल्फा, और इनटू क्या हो जाएगा, इसका कितना है C अल्फा, और इसका कितना है C ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा C अल्फा, यहाँ से C कॉमन लेके ये काट देंगे, तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा C स्क्वायर, और ये अल्फा स्क्वायर अपान ये C कॉमन आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, एक C से एक C कट जाएगा। तो यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा, ठीक है।
सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी अगर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से बहुत कम है, 1 से बहुत कम है, तो ये इसकी वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, यानी 1 के बराबर हो जाएगा। तो यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर क्या आ जाएगा, सी अल्फा। तो पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला ये। अच्छा, अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर क्या हो जाएगा, यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर क्या हो जाएगा, ये के अंडर रूट के ए अपॉन क्या हो जाएगा, सी। दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये, अगर आपसे पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए ओ एच मान या एच प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो एच प्लस का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से बताइए एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पे, सी अल्फा। कितना है एच प्लस का कंसंट्रेशन, कितना है सी अल्फा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी अल्फा हो जाएगा। और ये सी अल्फा, और अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं, अल्फा की जगह अंडर रूट के ए इंटू सी रख सकते हैं। तो ये सी अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, के इंटू सी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, सी, और सी से सी कट जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा, या कह लीजिए ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के ए इंटू सी। अभी देखना कितनी बार इस पे क्वेश्चन आया है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता। बेस के लिए भी बात कर लेते हैं। तो अगर ये बेस है तो बताइए, मान लेते हैं अगर स्ट्रांग बेस होता तो बताओ केवल सी पे डिपेंड करता, जबकि वीक बेस है तो यानी उसका पी ओ एच क्या होगा, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे भी डिपेंड करेगा। तो देखिएगा क्या होगा, अगर ये वीक बेस है, अगर ये वीक बेस है तो इसका कंसंट्रेशन कितना दिए हैं, सी मोलर। तो शुरुआत में ये कितना होगा, जीरो, ये कितना होगा, जीरो, मगर कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब कुछ समय बाद ये बनेगा, कितना बनेगा, एक्स, ये एक्स और इसका कोफिशिएंट अपान लिमिटिंग रीजन कोफिशिएंट। अब कुछ समय बाद ये बनेगा, कितना बनेगा, ये इसका कोफिशिएंट अपान लिमिटिंग रीजन का कोफिशिएंट। और यहाँ से बताइए ये क्या बचेगा, ये बच जाएगा यहाँ पे सी माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर होता है टूटा हुआ मोल अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी टूटा हुआ मोल बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा। तो यहाँ से क्या रख देंगे, एक्स की जगह सी अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा, सी अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा हो जाएगा। तो यानी यहाँ से कह सकते हैं तो बेस चूंकि बेस है ना, तो अब क्या लिख सकते हैं, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर कंसंट्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अपान क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या रख देंगे, सी अल्फा, और यहाँ इंटू क्या हो जाएगा, सी अल्फा अपान ये क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा। जैसे के ए बराबर होता है ये सी अल्फा स्क्वायर, जैसे के ए बराबर क्या आता है, वैसे के बी बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। एक फार्मूला ये याद रखिएगा, अगर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से बहुत कम है तो ये बताइए के बी बराबर क्या लिख सकते हैं, के बी बराबर सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यानी जैसे के ए बराबर सी अल्फा वैसे क्या हो जाएगा, के बी बराबर सी अल्फा। अच्छा, जैसे कि ये अल्फा, तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट यानी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट अपान कंसंट्रेशन। अच्छा, जैसे H प्लस का कंसंट्रेशन कितना मिला, ये क्या होगा, सी अल्फा, वैसे OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना मिला, OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना मिला, सी अल्फा। तो यानी H प्लस बराबर जैसे होता था वैसे OH कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा, या आप कह सकते हैं अंडर रूट क्या हो जाएगा, के बी इंटू सी। ये फार्मूला याद रखिएगा। अभी देखिए एक एक लाइन का क्वेश्चन सेकेंडों में आंसर आएगा, एक एक लाइन का क्वेश्चन, बस ये आपको पता रहे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर सी अल्फा स्क्वायर। यानी अगर आपको कंसंट्रेशन दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया, तो क्या पता चल जाएगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, अगर आपको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया, कंसंट्रेशन दिया, तो क्या पता चल जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आपको H प्लस चाहिए तो सी दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया, उससे पता चल जाएगा। अगर ये सी नहीं दिया कि सी दिया और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया तो भी H प्लस का कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन। तो थोड़ा सा रिकॉल हमने किया, देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए तो क्वेश्चन, तो देखिए एक एक लाइन का क्वेश्चन है नीट 2023 का। तो नीट 2023 का क्वेश्चन है, तो पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ए वीक एसिड, अच्छा वीक एसिड दिया है, फॉर ए वीक एसिड परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन नियरली 1%, यानी क्या दिया है,
अल्फा, क्या दिया है अल्फा, यानी परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया है इक्विलिब्रियम पे। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और कंसंट्रेशन कितना दिया है, सी दिया है, कंसंट्रेशन इतना दिया है, तो आपसे पूछा गया है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर वीक एसिड का क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर, और सी की वैल्यू दिया, अल्फा की वैल्यू दिया, अल्फा की वैल्यू परसेंटेज में दिया, तो यानी कितना परसेंट दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1% है, परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन कितना है 0.1, और ये बताइए क्या हो जाएगा, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी ये एसिड डिसोसिएशन बराबर कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा 1 × 10 की पावर माइनस का 5। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, एक लाइन का क्वेश्चन है, नीट 2023। क्लियर है। चलिए अगला, अगला देखिएगा नीट 2021, नीट 2021 का क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक लाइन का क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया, अच्छा आपसे पूछा गया तो पी के बी फॉर ऑफ डाइमेथिल एमीन, अच्छा पी के ए फॉर एस्टिक एसिड, अच्छा पी के बी दिया, इसका मतलब ये जो डाइमेथिल एमीन है ये क्या होगा वीक बेस, अगर पी के बी दे दिया तो ये क्या है वीक बेस होगा, तभी तो पी के बी दिया है। अच्छा पी के ए दिया यानी एस्टिक एसिड का, यानी एस्टिक एसिड क्या होगा वीक एसिड होगा, और दोनों ये पी वीक बेस का पी के बी इतना दिया है, वीक एसिड का पी के ए इतना दिया है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर पीएच ऑफ डाइमेथिल अमोनियम एसीटेट, यानी इन दोनों को जब मिक्स करोगे, यानी वीक एसिड और वीक बेस को मिलाओगे तो साल्ट बन जाएगा, और किसका साल्ट बन जाएगा, साल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, साल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, और वीक एसिड वीक बेस का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो उसका पीएच कैसे निकाला जाता है, तो वीक एसिड वीक बेस के साल्ट का हाइड्रोलिसिस कराने का पीएच होता है, तो पीएच बराबर 7 प्लस हाफ पी के ए, ये हाफ पी के ए माइनस क्या हो जाएगा हाफ पी के बी, एक लाइन का क्वेश्चन होता है, हाफ पी के बी माइनस हाफ पी के बी, यानी साल्ट हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन है, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, साल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पीएच बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा हाफ, और ये पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा पी के ए माइनस क्या हो जाएगा पी के बी हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू रखिएगा, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस हाफ, और यहाँ से बताओ पी के ए आपको कितना दिया है 4.77, यानी वीक एसिड का दिया है 4.77, माइनस है पी के बी कितना दिया है 3. ये क्या हो जाएगा 3.27, तो यहाँ से बताइए पी एच बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस हाफ, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये कितना बचेगा 7, और यहाँ क्या बचेगा 5, और यहाँ क्या बचेगा 1, तो यहाँ से क्या बचा ये 7 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 7.75। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, नीट 2021 साल्ट हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन। अब मैंने आपको बताया था या सर ने आपको पढ़ाया होगा साल्ट हाइड्रोलिसिस, तो साल्ट हाइड्रोलिसिस 4 टाइप का होता है। तो पहले देखिए जैसे साल्ट हाइड्रोलिसिस 4 टाइप का होता है, पहला हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, तो सर ने आपको पढ़ाया होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। नीट का अगला पैटर्न ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट का मतलब होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट करने का मतलब 4 टाइप का होता है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, क्या होता है स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस। और दूसरा आपने पढ़ा होगा वीक एसिड स्ट्रांग बेस, क्या होगा वीक एसिड स्ट्रांग बेस। अगला क्या हो जाएगा वीक, ये बताइए अगला क्या हो जाएगा, चलो ये पहले ये कर लेते हैं, यानी वीक बेस स्ट्रांग एसिड, वीक बेस स्ट्रांग एसिड का ये हाइड्रोलिसिस। और अच्छा बताइए ये स्ट्रांग, ये देखिएगा पहला होता है स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इस टाइप का सॉल्ट। अच्छा दूसरा है ये आपका हो जाएगा वीक एसिड स्ट्रांग बेस का साल्ट का हाइड्रोलिसिस। तीसरा आपका हो जाएगा स्ट्रांग एसिड वीक बेस का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अगला होता है आपका वीक एसिड और वीक बेस का हाइड्रोलिसिस, वीक एसिड और वीक बेस का हाइड्रोलिसिस। नीट का अगला पैटर्न यही है,
और इसी पे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ बताओ इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता क्योंकि स्ट्रांग, नो हाइड्रोलिसिस क्योंकि स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, यानी इसको फिर से एसिड बेस में नहीं बदला जा सकता। अच्छा यहाँ पे बताइए वीक एसिड स्ट्रांग बेस, वीक एसिड स्ट्रांग बेस का मतलब क्या हो जाएगा, यानी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, वो सब सारी बातें आएंगी। तो जैसे वीक एसिड है और स्ट्रांग बेस है, इसमें वीक कौन है, एसिड है, वीक कौन है, एसिड है, तो एसिड ही सब कुछ डिसाइड करेगा। और ये अगर एसिड होता है तो एसिड क्या देता है, एसिड का ये एसिड क्या देता है, एसिड जो देता है केटायनिक पार्ट की एनायनिक पार्ट, एन आयनिक पार्ट, एसिड क्या देता है, एन आयनिक पार्ट। और ये बेस क्या देता है, बेस क्या देता है, केट आयनिक पार्ट, बेस जो होता है वो केट आयनिक पार्ट देता है, यानी केटायनिक पार्ट मतलब बी प्लस और ये क्या हो जाएगा ओ एच माइनस। तो ये बताओ बेस जो होता है वो केटायनिक पार्ट देता है, एसिड जो होता है वो एनायनिक पार्ट देता है, और इसमें से जो वीक होगा उसी का वही रिएक्टिव होगा, यानी वीक कौन है, एसिड है, और एसिड क्या देता है, एनायन देता है, यानी इसको आप बोल सकते हैं एन आयनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोल सकते हैं आप, एन आयनिक हाइड्रोलिसिस, इसको आप बोल सकते हो एन आयनिक हाइड्रोलिसिस, इसको एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अच्छा इसमें क्या वीक है, इसमें क्या वीक है, बेस है, तो इसका रिएक्टिव पार्ट जो होगा बेस होगा, और बेस क्या देता है, केटायन, तो यानी ये केटायन इसका रिएक्टिव पार्ट होगा, तो इसका नाम होगा केटायनिक हाइड्रोलिसिस। अच्छा बताइए अगर दोनों वीक है तो यानी ये बताओ एसिड क्या देता है, एनायन, और बेस क्या देता है, केटायन, यानी एसिड का एनायनिक पार्ट रिएक्टिव होता है और वीक बेस का केटायनिक पार्ट रिएक्टिव होता है, तो इसको बोल सकते हैं केट आयनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस। इसको क्या बोल सकते हैं, केट आयनिक एन आयनिक हाइड्रोलिसिस, केटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस, इसको क्या बोला जाएगा, केटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पे ये काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसको बोलते हैं, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा, ये के डब्ल्यू अपान के ए। अच्छा ये इसके लिए पूछा जाएगा तो वी क्या है, बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा, के बी हो जाएगा। और इसके लिए अगर बात पूछी जाए तो इसके लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा, वीक एसिड वीक बेस का, तो क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू अपान के ए इंटू के बी, ये आपसे पूछा जाता है। अच्छा अगर बात अगर बात किया जाए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का, तो ये बताओ ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बराबर क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ये क्या हो जाएगा, सी एच स्क्वायर, तो यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के एच अपान सी, क्या हो जाएगा, के एच अपान सी, और के एच की जगह क्या लिख सकते हैं, के डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा, ये के डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू अपान ये के ए इंटू क्या हो जाएगा, सी, के ए इंटू सी। अच्छा इसके लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या लिखेंगे, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा, के बी इंटू सी। अच्छा अगर आप इसके लिए लिखना चाहेंगे तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट के डब्ल्यू अपान के ए इंटू क्या हो जाएगा, के बी, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बताइए अगर इसके लिए वीक एसिड के लिए, अगर यहाँ पे वीक एसिड है तो इसका H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इसका H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा CH, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, और ये H की जगह ये रखेंगे, तो जब ये सब रखेंगे तो यानी इसके लिए क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन ये इंटू सी अपान क्या हो जाएगा, के ए, H की जगह ये रखिए, ये रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ से पीएच बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बताइए क्या है, वीक एसिड स्ट्रांग बेस, वीक एसिड स्ट्रांग बेस, अगर वीक एसिड है स्ट्रांग बेस है तो अगर स्ट्रांग बेस है तो पीएच 7 से ज्यादा आएगा, तो पीएच बराबर हो जाएगा आपका, ये फार्मूला याद रखना, 7 प्लस हाफ पी के ए, ये प्लस हाफ, हाफ क्या हो जाएगा, पी ये हाफ लॉग सी, लॉग सी, ये आपका पीएच 7 से ज्यादा आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे वीक बेस है तो यहाँ पे बताइए वीक बेस है, स्ट्रांग एसिड है, तो वीक बेस है, स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग एसिड है तो पीएच 7 से कम आएगा, अब पीएच 7 से कम आएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, पीएच, अगर पहले तो पीओएच निकालेंगे तो इसका पीओएच जो आएगा, इसका पीओएच का फार्मूला जो होगा, ये पीओएच बराबर 7 प्लस हाफ पी के बी, पी के बी,
प्लस क्या हो जाएगा हाफ लॉग सी, क्या हो जाएगा हाफ लॉग सी। ये या तो अगर इसका पीएच पूछा जाता तो 14 में से माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रांग एसिड है तो पीएच 7 से कम आना चाहिए, तो 7 में से माइनस कर देंगे, 7 माइनस ये क्या हो जाएगा हाफ पी के ए माइनस हाफ लॉग सी, हाफ लॉग सी ये आपका हो जाएगा। अच्छा अगर वीक एसिड वीक बेस है तो इसके लिए पीएच का फार्मूला हो जाता है, ये क्या हो जाएगा 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ पी के बी, ये आपका ये फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये। क्लियर है? तो देखना इसी से पूछा अगला नीट का पैटर्न ये है, अगर आपको याद है देखो कितने हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, तो यही नीट का क्वेश्चन था, नीट 2021 का था। तो आपको क्या दिया पीकेबी डाइमेथिल अमीन, यानी ये क्या हो जाएगा पीकेबी दिया है तो ये क्या है आपका वीक बेस है। अच्छा ये पी के ए दिया है एस्टिक एसिड का, यानी एस्टिक एसिड क्या है वीक एसिड है, और दोनों की वैल्यू दिया और यहाँ से आपसे ये इन दोनों को मिक्स कर दिया डाइमेथिल अमोनियम एसीटेट, यानी इसका मतलब क्या हुआ इसने साल्ट बना लिया। और किस चीज का साल्ट बना लिया वीक एसिड और वीक बेस का, यानी केटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। अब वीक एसिड वीक बेस का पीएच निकालने का क्या फॉर्मूला होता है 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी। और ये देखना कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो पीएच बराबर अगर इसको सही से लिखा जाए तो 7 प्लस हाफ ये क्या हो जाएगा कॉमन ले लिया और ये क्या हो जाएगा पी के ए माइनस क्या हो जाएगा पी के बी हो जाएगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो पीएच बराबर हाफ और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4.77 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3.27 और यहाँ से 27 और यहाँ से पीएच बराबर आपका हो जाएगा 7 प्लस और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.75 आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 7.75। कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन साल्ट हाइड्रोलिसिस से अगला पैटर्न आपका ये है साल्ट हाइड्रोलिसिस का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा नीट 2020 का, नीट 2020 का वो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन का। तो कॉमन आयन का क्वेश्चन देखो, कॉमन आयन का है तो कॉमन आयन का मैंने बताया था, तो कॉमन आयन को कैसे निकाला जाता है अगर ये बताइए फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी, किसकी सॉल्युबिलिटी पूछा है ये NiOH का होल्टाइज, यानी ये कौन से टाइप का है AB2 टाइप का, कौन से टाइप का है AB2 टाइप का, तो कौन से टाइप का है AB2 टाइप का इन 0.1 मोलर NaOH। अच्छा ये बताओ क्या इसमें कॉमन आयन है क्या, और ये कौन से टाइप का है AB टाइप का है, तो इसमें कॉमन आयन आ गया, ये कॉमन आयन आ गया, और कॉमन आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.1 मोलर दे दिया है, और ये दिया है आपको ये जो आपका बेस है इसका आयनिक प्रोडक्ट दिया है यानी KSP दिया है 2. एक लाइन का क्वेश्चन देखो क्या है एक लाइन का। और मैंने आपको बताया था ये या सर ने आपको बताया होगा कि कॉमन आयन मिलाने पे अगर AB में AB टाइप का कॉमन आयन मिला देंगे, AB में AB टाइप का कॉमन आयन मिला देंगे तो न्यू सॉल्युबिलिटी इसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, यानी कॉमन आयन मिलाने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है, कॉमन आयन मिलाने से क्या हो जाती है सॉल्युबिलिटी घट जाती है। अगर AB में AB टाइप का कॉमन आयन मिला देंगे तो न्यू सॉल्युबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। एक तो ये याद रखना। दूसरा ये इससे बार कुछ नहीं आएगा। दूसरा अगर AB2 में ये AB2 में या कह लीजिए A2B में AB2 में या ये कह लीजिए AB2 में, अगर AB2 में आपने AB2 में AB टाइप का कॉमन आयन मिला दिया तो इसकी न्यू सॉल्युबिलिटी इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, और घट जाएगा कितना हो जाएगा न्यू सॉल्युबिलिटी बराबर KSP अपॉन कॉमन आयन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अच्छा तीसरा केस अगर AB में, अब की बार उल्टा कर दें, AB में AB2 टाइप का साल्ट मिला दें, AB में AB2 टाइप का कॉमन आयन मिला देंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, तो न्यू सॉल्युबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा KSP अपॉन ये क्या हो जाएगा 2C। ये याद रखना, बहुत एक लाइन का क्वेश्चन है तो ये तो समझा रहे हैं। तो जैसे AB में AB टाइप का कॉमन आयन मिला देंगे तो न्यू सॉल्युबिलिटी बराबर KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। अच्छा AB2 में AB टाइप का ये मिला देंगे तो न्यू सॉल्युबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा KSP अपॉन कॉमन आयन के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अच्छा उल्टा कर दें AB में अब की बार AB2 टाइप का कॉमन आयन मिला देंगे तो न्यू सॉल्युबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा KSP अपॉन 2C, क्या हो जाएगा KSP अपॉन 2C हो जाएगा।
क्लियर है, KSP/2C हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का, बिल्कुल आसान। तो बताइए फाइंड आउट द सॉल्बिलिटी, इसकी सॉल्बिलिटी पूछा है तो पहले यहाँ से देख के बताइए कौन से टाइप का सॉल्ट दिखाई दे रहा है, यानी कौन से टाइप का बेस दिखाई दे रहा है, AB2 टाइप। अच्छा, इसमें 0.1 मोलर NaOH, क्या इसमें कॉमन आयन है क्या? हाँ कॉमन आयन है। और कौन से टाइप का ये कॉमन आयन मिला है? AB टाइप का। अच्छा, AB2 में अगर AB टाइप का मिला देंगे तो इसकी सॉल्बिलिटी घट जाएगी, तो न्यू सॉल्बिलिटी बराबर क्या हो जाएगा? KSP/ कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन का स्क्वायर। न्यू सॉल्बिलिटी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, तो न्यू सॉल्बिलिटी KSP क्या होता है? फिक्स होता है 2 × 10⁻⁻15। अपान, ये बताइए इसका कॉमन आयन का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1। अब 0.1 का मतलब क्या हो जाएगा? 10⁻⁻1 का स्क्वायर, और 10⁻⁻, तो ये न्यू सॉल्बिलिटी बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻13। एक लाइन का क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, नीट 2020। एक एक लाइन का, सेकेंडों का आंसर, सेकेंडों, कोई लेवल ही नहीं, कोई दम ही नहीं, बिल्कुल आसान है एकदम, देख रहे हो, कोई बहुत चीज नहीं है। बस हाँ, अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा है तो, रट्टा नहीं मारा है। कॉन्सेप्ट अगर आपने सही से पढ़ा है, केमिस्ट्री का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, रट्टा नहीं मारा है। कॉन्सेप्ट अगर आपने सही से पढ़ा है, चीजें अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बिल्कुल आसान है, एक लाइन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीट 2019 का। तो नीट 2019 में कह रहा है कि द pH ऑफ 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन। तो बताइए 0.1 मोलर ऑफ NaOH सोल्यूशन, तो कहने का मतलब द pH ऑफ 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन क्या होगा? तो सबसे पहले बताइए, ये जो NaOH है ये आपका क्या है? स्ट्रांग बेस है। अगर ये स्ट्रांग बेस है तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? 100% होगा, यानी इसके लिए आपको नॉर्मेलिटी जो है केवल C से काम चल जाएगा, कंसंट्रेशन से काम चल जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, चूंकि ये बेस है और हमें पूछा pH है और दिया बेस है, पूछा pH है दिया बेस है, तो ये बताओ ये क्या देगा? ये टूटेगा, 100% टूट जाएगा, और 100% टूटेगा तो क्या देगा? Na+ और क्या हो जाएगा? OH-, क्योंकि ये स्ट्रांग बेस है, और स्ट्रांग बेस है तो कंप्लीट डिसोसिएट होगा, कंप्लीट डिसोसिएट होगा तो इरिवर्सिबल का साइन, और ये टूटेगा Na+ और क्या हो जाएगा? OH-, यानी कहने का मतलब अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो इसका भी C होगा और इसका भी C होगा, यानी यहाँ से OH- का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा? OH- का कंसंट्रेशन आ जाएगा 10⁻⁻2 मोलर, क्योंकि हमें नॉर्मेलिटी रखना है। नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? मोलरिटी इंटू कन्वर्जन फैक्टर। अब नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? मोलरिटी इंटू कन्वर्जन फैक्टर। और कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है? टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज। तो इसको वैसे भी मोलरिटी भी रख सकते थे, मगर हमें बार बार नॉर्मेलिटी इस्तेमाल करना चाहिए, इससे सिली मिस्टेक नहीं होगा, नॉर्मेलिटी ही रखना है। अच्छा, तो OH- का कंसंट्रेशन क्या हो गया? 10⁻⁻2 मोलर, यानी ये बताइए, यानी इसकी नॉर्मेलिटी, तो POH बराबर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ OH-, या कह लीजिए पहले कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मेलिटी या कंसंट्रेशन ऑफ OH-, और OH- का कंसंट्रेशन कितना है? माइनस का log बेस 10, और क्या हो जाएगा? 10⁻², 2 आगे आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और log बेस 10, और यहाँ क्या बचेगा? 10 बचेगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी इसका POH कितना आ गया? 2। POH कितना आ गया? 2। मगर हमसे पूछा क्या है? pH, तो ये pH कैसे आ जाएगा? आप जानते हैं pH बराबर क्या हो जाएगा? 14 - POH, यानी 14 में से घटा देंगे तो ये कितना आ गया इसका pH? तो इसका pH आ गया 12। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, नीट 2019। स्ट्रांग वाला है तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं रखा है। अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ये बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, नीट 2018। अब मिक्सचर का क्वेश्चन, तो मिक्सचर वाला क्वेश्चन देखिए कैसे किया जाता है। तो पहले मिक्सचर का थोड़ा सा हिंट दे दें आपको, तो देखो क्या है, कह रहा है कि फॉलोइंग सोल्यूशन वेयर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH और HCl। तो ये जो सबका वॉल्यूम दिया है, मोलरिटी दिया है, और आपसे पूछा है द pH द pH ऑफ विच वन, द pH ऑफ विच वन ऑफ द वेन इक्वल टू 1, इसमें से किस मिक्सचर का pH 1 आएगा? तो किस मिक्सचर का pH 1 आएगा? तो कैसे पता चलेगा कि मिक्सचर का pH 1 आएगा, कितना आएगा? चलो बिल्कुल आसान है, पहले तो हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सिखा दें आपको, तो आपको सर ने सिखाया होगा, थोड़ा सा रिकॉल करा दें कि जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं एक बर्तन में एसिड है, एसिड फर्स्ट है, और दूसरे बर्तन में एसिड सेकेंड है।
एक बर्तन में एसिड फर्स्ट है और एक दूसरे बर्तन में एसिड सेकंड है। और बताइए अब इन दोनों दोनों एसिड को मिक्स कर दिया, क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, एसिड फर्स्ट भी रख दिया और एसिड सेकंड भी इसी में मिक्स कर दिया। तो बताइए आपका पीएच ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, मिक्सचर का पीएच। अच्छा पहले ये बताओ, मान लेते हैं ये एसिड फर्स्ट है तो इसका मोलरिटी कितना दिया है MO1, और या कह लें नॉर्मेलिटी कितना है N1, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1। अच्छा एसिड बी है तो इसका मोलरिटी कितना हो जाएगा M2, या नॉर्मेलिटी के टर्म कहें तो N2, वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2। अच्छा इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो मोलरिटी जो आएगा M1 आएगा कि M2 आएगा कि मिक्सचर आएगा, मिक्सचर आएगा। अगर नॉर्मेलिटी के टर्म में बात करें तो N1 आएगा कि N2 आएगा कि मिक्सचर आएगा, मिक्सचर आएगा। अच्छा वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मिक्सचर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है, तो होता ये है कि अगर ये देखो तो कैसे पता चलेगा ये नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर कैसे पता चलेगा। अच्छा ये बताइए, ये पता ऐसे चलेगा, मान लेते हैं ये एसिड है, ये बताओ इसका मोल कितना हो जाएगा, मोल कितना हो जाएगा। तो आप जानते हैं मोल बराबर क्या हो जाएगा, यानी इसका मोल कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये बताइए मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। या अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में बात करें तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। तो यानी ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट बराबर क्या हो जाएगा N1V1, क्या हो जाएगा N1V1। अच्छा अगर मोलरिटी के टर्म में बात किया जाए तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी इंटू कन्वर्जन फैक्टर, मोलरिटी इंटू कन्वर्जन फैक्टर। तो यहाँ इसके जगह आप क्या और क्या लिख सकते हैं, M1X1 या V1 होगा। अच्छा इसमें कितना मोल होगा, इसमें कितना मोल होगा एसिड का, तो मोल ये हो जाएगा ये M2 और क्या हो जाएगा V2। अगर ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में बात करें तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड एसिड का कितना हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट का, तो ये क्या हो जाएगा N2 और क्या हो जाएगा V2। या कह दे मोलरिटी के टर्म में तो M2X2 और क्या हो जाएगा V2 होगा। अच्छा बताइएगा यहाँ से बताइएगा, अगर हम बताइए तो इसमें जब दोनों का एक बर्तन मिला दिया तो ये टोटल मोल बराबर कितना हो जाएगा, टोटल मोल बराबर क्या हो जाएगा N1 प्लस क्या हो जाएगा N2, और ये टोटल मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर बराबर क्या हो जाएगा M1V1, M1V1 प्लस क्या हो जाएगा M2V2 हो जाएगा। और यहाँ से फार्मूला निकल के आता है मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 क्या हो जाएगा V2 अपान क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। इंपॉर्टेंट फार्मूला ये मोलरिटी ऑफ मिक्सचर पता करने के लिए ये। अच्छा क्योंकि हम पीएच निकालें, अच्छा चूंकि एसिड था, ये क्या था एसिड, तो एसिड था तो दोनों को जोड़ देंगे, एसिड था तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। अगर ये दोनों एसिड था तो दोनों को क्या करेंगे, यहाँ क्या रहेगा प्लस, अगर एसिड था तो क्या रहेगा प्लस, अगर बेस होगा तो भी क्या रहेगा प्लस, अगर दोनों बेस होगा तो क्या होगा, दोनों एसिड है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर क्या हो जाएगा आपका ये H प्लस, क्या हो जाएगा H प्लस। क्योंकि हम मोलरिटी नहीं नॉर्मेलिटी पे हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए, नॉर्मेलिटी पे। चलो अच्छा अगर हम बात करें ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें तो ग्राम इक्विवेलेंट आप ये बताओ, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है तो अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट दोनों को मिला रहे हैं तो क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर बराबर क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मिक्सचर बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट प्लस क्या हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड हो जाएगा। यानी यहां से लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर इनटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर बराबर क्या हो जाएगा आपका N1V1 प्लस क्या हो जाएगा N2V2, क्या हो जाएगा N2V2। तो यहां से आप कह सकते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर N1V1 प्लस N2V2, N2 और V2 अपान क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, यानी यहाँ से नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर इतना आया। अच्छा दोनों अगर एसिड होगा तो दोनों अगर एसिड होगा
तो ये प्लस में होगा, और ओवरऑल जो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर होगा वो H प्लस होगा कि बेस होगा, H प्लस होगा कि OH माइनस होगा, H प्लस होगा। अगर दोनों एसिड है तो क्या होगा, H प्लस होगा। अच्छा, अगर ये इसमें मोलरिटी एक का नॉर्मलिटी दिया है, एक का मोलरिटी दिया है, तो बताइए अगर मोलरिटी दिया है, नॉर्मलिटी निकालना है, तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू कन्वर्जन फैक्टर इंटू वॉल्यूम प्लस ये क्या हो जाएगा M2X2, और ये क्या हो जाएगा V2 अपान क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। अगर दोनों बेस होता, अगर दोनों दो बेस को मिलाए होते, तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर क्या लिखते हैं आप, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर आप लिखते हैं, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर लिखते हैं N1 V1 प्लस N2 V2 अपान क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। अगर यानी यहाँ पे दोनों बेस हैं, यहाँ पे क्या है, दोनों बेस हैं, अगर दोनों बेस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर ये बेस है तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर H प्लस होगा कि OH माइनस होगा, OH माइनस हो जाएगा। अगर दोनों बेस है तो क्या हो जाएगा, OH माइनस होगा। अगर मोलरिटी दिया है और नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, M1X1 V1 प्लस क्या हो जाएगा M2X2 V2 अपान क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। और ये दोनों क्या है, बेस, दोनों बेस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, दोनों बेस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और दो एसिड है तो क्या हो जाएगा प्लस। अगर दोनों एसिड है तो क्या नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर क्या आ जाएगा H प्लस, और दोनों बेस है तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर क्या आ जाएगा OH माइनस। अच्छा, मान लीजिए अगर एक एसिड है और एक बेस है, एक एसिड है और एक बेस है, तो देखिए कैसे आ जाएगा, तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर, अगर एक एसिड है एक बेस है तो यहां से हो जाएगा जैसे N1V1, और ये क्या हो जाएगा, अगर एक एसिड एक बेस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा N2, और क्या हो जाएगा V2 अपान क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। अगर हमें pH निकालना है तो POH निकालना है तो हम हमेशा नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निकालेंगे, मोलरिटी नहीं निकालेंगे। मोलरिटी अगर निकाल लेते हैं तो उसको कन्वर्जन फैक्टर लगा के उसको बदल लीजिए, मगर अब शुरू से ही हम नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निकाल लेते हैं। अगर इसमें से एक एसिड है और एक क्या है, बेस है, एक एसिड है और एक क्या है, बेस है, तो यहाँ इनके बीच में क्या लगेगा माइनस, इनके बीच में क्या लगेगा माइनस। और चूंकि मोलरिटी दिया है और नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निकालना होगा तो क्या होगा, ये M1X1 V1 माइनस क्या हो जाएगा M2X2, और क्या हो जाएगा V2 अपान क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 अपान क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 अपान क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। और यहाँ पे एक एसिड है और एक बेस है, तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर कौन होगा, अगर ये बताओ यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा होगा, अगर एसिड वाला वैल्यू ज्यादा आता है, अगर M1 एसिड वाला वैल्यू ज्यादा आता है, अगर एसिड वाला वैल्यू ज्यादा आता है तो आप यहां से कह सकते हैं, अगर एसिड की वैल्यू ये जो N1V1 करने पे एसिड वाला ज्यादा आता है बेस वाला कम आता है, तो यहाँ पे नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर आप समझेंगे, अगर एसिड वाला ज्यादा है तो क्या मान लेंगे H प्लस, क्या मान लेंगे H प्लस। अच्छा, अगर आप ये एसिड वाला कम है वैल्यू और बेस वाला वैल्यू ज्यादा है, बेस वाला वैल्यू ज्यादा है, एसिड वाला कम है बेस वाला ज्यादा है, तो यहाँ पे नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर आप समझेंगे, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर आप समझेंगे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से बताइए, यहाँ से pH कितना आ जाएगा, pH बराबर क्या हो जाएगा माइनस का log बेस 10 और कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, यहाँ से POH कितना आ जाएगा माइनस का log बेस 10 और कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। अगर मान लीजिए हैं दोनों का बराबर है, दोनों का बराबर है, दोनों बराबर वैल्यू आता है, तो ये आप नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर क्या मानेंगे, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर आप मान लेंगे चाहे H प्लस मान लीजिए चाहे OH माइनस मान लीजिए, दोनों में से कोई मान सकते हैं, और ये आएगा न्यूट्रल, इसका pH आ जाएगा, pH या POH आ जाएगा साथ न्यूट्रल आ जाएगा। क्लियर है, तो इतनी बात कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, इतना कॉन्सेप्ट माइंड में रख के चलना है। क्लियर है, चलिए तो देखिएगा, तो इतना कॉन्सेप्ट माइंड में रख के चलना है, तो देखो क्या होगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है नीट 2018 का, तो ये मिक्सचर के क्वेश्चन है और हमें मिक्सचर का pH पूछा है और किसका pH 1 के बराबर है। तो देखो यहीं पे सॉल्व करना होता है, इसी स्पेस में सॉल्व करना होता है, आपको बहुत अलग से पेज नहीं मिलेगा। आप बताओ ये आपने क्या लिया है, एसिड लिया है, इसकी मोलरिटी कितना है 1/10, वॉल्यूम कितना है 60 ml, और ये आपने क्या लिया है बेस लिया है, इसकी मोलरिटी कितना है 1/10 और ये वॉल्यूम कितना है 40।
तो ये नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर आप निकलेंगे, लिखेंगे, हम हमेशा नॉर्मलिटी ही निकालेंगे, मोलरिटी नहीं निकालेंगे, नॉर्मलिटी ही निकालेंगे। तो MO1V1 ये MO1X1V1 लगा दें और माइनस M2 एसिड और बेस है तो माइनस होगा। तो MO1 कितना है आपका, ये एसिड है ये बेस है, M1 कितना है 1/10 और इसका X1 कितना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज 1 और टोटल निगेटिव चार्ज 1 और यहाँ पे भी टोटल पॉजिटिव चार्ज 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा N। तो X1 कितना आ जाएगा 1, वॉल्यूम कितना है 60 और ये क्या हो जाएगा एसिड और बेस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और इसके लिए कितना है M2 कितना है 1/10 और X2 कितना है 1 और V2 कितना है आपका, V2 कितना है 40 और टोटल ये टोटल जो है आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 60 माइनस 4 अपान क्या हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। अच्छा कि ये कौन सी वैल्यू ज्यादा है, एसिड वाला कि बेस वाला, एसिड वाला वैल्यू ज्यादा है तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर आपको क्या मिल जाएगा H+, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर आपको क्या मिल जाएगा H+, और H+ की वैल्यू कितना आ गया तो ये कितना बचेगा 2 × 10 की पावर -2 और इसका जब pH निकालेंगे तो pH बराबर हो जाएगा माइनस का pH बराबर क्या हो जाएगा माइनस का log बेस 10 और क्या हो जाएगा 2 × 10 की पावर -2। तो जब इसका निकालेंगे तो 2 माइनस log 2 और log 2 की वैल्यू क्या होता है 0.3010 होता है। तो 2.3010 और इसका pH का वैल्यू आ गया 1.7 आया। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे ही निकालना है, यहीं पे निकाल लेना है। ठीक है चलो अच्छा दूसरा वाला चेक करते हैं, दूसरा वाला चेक करते हैं तो दूसरे वाले का कितना आ जाएगा। तो हमें ये नहीं कि केवल सही वाला, हमें सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, हम सीख रहे हैं, हम तो चारों ऑप्शन सीखे हैं, हम सीख रहे हैं तो हम चारों ऑप्शन सीखेंगे। तो पहले वाले के मिक्सचर का क्या हो जाएगा pH 1.7 आया, कितना आया 1 दूसरे वाले के निकालते हैं। तो बताइए हम हमेशा नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निकालेंगे, क्या निकालेंगे मोलरिटी नहीं, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निकालेंगे। तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर क्या हो जाएगा, पहले एसिड का देखते हैं तो इसका MO1 कितना हो जाएगा 1/10 और X1 कितना हो जाएगा 1, वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 कितना हो जाएगा ये, और बेस है तो माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा MO1 M2 कितना हो जाएगा 1/10, X2 कितना हो जाएगा 1 और V2 कितना हो जाएगा 45 अपान क्या हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से ये बताइए कितना आ जाएगा 5 माइनस 5.5 और कितना हो जाएगा 4.5 अपान क्या हो जाएगा 100। अच्छा यहाँ बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है, HCl वाला वैल्यू ज्यादा है। तो ये नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर H+ है कि OH- है, H+ है। तो यहाँ से कितना आ गया तो ये आ जाएगा 1 × 10 की पावर -2। अगर ये तो इसका pH जो आ गया तो pH क्या हो जाएगा माइनस का log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ 10 की पावर -2। तो इसका pH कितना आ जाएगा एग्जैक्ट 2 ये हो जाएगा, मगर हमसे पूछा कि इसका 1 है तो ये वाला भी नहीं होगा। चलो ये वाला भी नहीं है आपका, तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। तीसरा वाला कैसे होगा तो इसका नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर यहाँ पे MO1 कितना है, M1 कितना है 1/5। अच्छा कन्वर्ज X1 कितना है 1, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 1 या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है 1। अच्छा ये वॉल्यूम कितना है V1 कितना है 75, V1 कितना है 75 माइनस बेस है ना, तो M2 कितना है 1/5 और X2 कितना है 1 और ये V2 कितना है 25 अपान क्या हो जाएगा कि टोटल वॉल्यूम कितना है 100। तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75 माइनस ये 5 × 25 अपान क्या हो जाएगा 100। अच्छा कौन सी वैल्यू ज्यादा है, एसिड वाली वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर H+ है कि OH- है, H+ है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा H+ और H+ कितना एक्चुअल में आया तो ये आ गया ये क्या हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 10/100 और यहाँ से क्या आ जाएगा 10 की पावर -1 और इसका pH निकालेंगे तो pH आ जाएगा माइनस का log बेस 10 और 10 की पावर -1। तो ये इसका pH क्या आ जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा C। अब यहाँ पे देखिए ये B A C और D, तो D में C है तो कौन सा वाला ये वाला ऑप्शन नी, तो 2018 का क्लियर है। ऐसे ही इसका निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ बताइए MO1 कितना है 1/10, X1 कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 100, वॉल्यूम कितना है 100। अच्छा माइनस बेस है ना तो माइनस जो M2 कितना है 1/10, X2 कितना है 1 और वॉल्यूम कितना है 100 अपान क्या हो जाएगा ये 200 हो जाएगा। अच्छा यहाँ बताइए ये कितना हो जाएगा आपका 10, ये भी कितना हो जाएगा 10। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, क्योंकि एसिड और बेस का कंसंट्रेशन बराबर है तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो इसका pH 7 आ जाएगा, इसका pH कितना आ जाएगा
7 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा नीट 2018 का सी का पीएच ये। तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर से अच्छा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, नीट 2016 का एक लाइन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ पिरिडीन दैट फॉर्म पिरिडीनियम आयन इतना 0.1 मोलर एक्वस पिरिडीन सोल्यूशन और केबी दिया है। तो ये बताओ आपको क्या दिया है, सी की वैल्यू दिया है। कहा कि द परसेंटेज ऑफ पिरिडीन दैट फॉर्म, यानी क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ पिरिडीन का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा। क्या हो जाएगा, अल्फा। द परसेंटेज ऑफ पिरिडीन दैट फॉर्म पिरिडीनियम आयन इन 0.1 मोलर एक्वस पिरिडीन सोल्यूशन, और ये केबी की वैल्यू दिया है, यानी आपको केबी के वैल्यू दिया है और सी क्या दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, सी के दिया है और केबी दिया है, और आपसे अल्फा पूछा है, परसेंटेज ऑफ पूछा है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, यानी कहने का मतलब ये है कि ये पिरिडीन है और पिरिडीन टूटने के बाद क्या देगा, पिरिडीन जो है टूटने के बाद क्या देगा, पिरिडीनियम आयन, और क्या दे देगा, H+। यानी कहने का मतलब ये है पिरिडीन का मतलब क्या हो जाएगा, यानी C6H5 क्या है, C5H5 और यहाँ पे क्या है N, ये पिरिडीन है। ये पानी में जाने के बाद H+ एक्वस में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, अपने आयन में टूट जाएगा, और अपने आयन में टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, C5H5NH का ऊपर प्लस का 1 और क्या हो जाएगा OH-, चूंकि वीक बेस है तो रिवर्सिबल है। अब वीक बेस में कैसे पता चलेगा, यानी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या परसेंटेज निकालना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर √KB अपान क्या हो जाएगा C, और KB की वैल्यू कितना दिया है आपको 1.7, कितना दिया है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 9। कंसंट्रेशन आपको कितना दिया गया है 0.1, और ये 0.1 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर, ये क्या हो जाएगा ये 1 -1। तो यहाँ से बताइए कितना बचेगा, अच्छा ये 10 की पावर -8 बचेगा, √ क्या हो जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। अच्छा अगर हम ये 1.7 तो ये जाएगा नहीं, तो हम क्या करें, इसको 170 बना लें। तो 170 कर लेंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -8 क्या हो जाएगा 10 की पावर -10। अच्छा बताओ 10 की पावर -10 को ये √ करेंगे तो क्या बचेगा 10 की पावर -5, और अंदर क्या बचेगा √ 170। अच्छा 13 3 169 होता है ना, तो 13 समथिंग क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 13 3 159 169। तो यानी क्या हो जाएगा 13 इंटू 10 की पावर -5, इतना डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या परसेंटेज ऑफ पिरिडीनियम आयन दैट कन्वर्ट इनटू पिरिडीनियम आयन। तो इतना परसेंटेज है। अगर परसेंटेज में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई। अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 10 की पावर -3। अगर इसको सही से लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो आगे कर देंगे तो 0.013 क्या हो जाएगा 0.013, यानी का कौन कितना परसेंट आ जाएगा 0.013। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, नीट 2016 एक लाइन का क्वेश्चन ये है, सिंपल। KB बराबर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर क्या होता है C अल्फा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीट 2015 का क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द pH ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन वेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH, यानी स्ट्रॉन्ग बेस है, 0.01 मोलर HCl है, यानी एसिड और बेस मिलाएंगे तो उसका pH क्या हो जाए, मिक्सचर का pH। अच्छा मिक्सचर का pH पता करना है तो आपको क्या पता करना पड़ेगा, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर पता करना पड़ेगा। नॉर्मलिटी ही निकालेंगे, मोलरिटी नहीं निकालेंगे, नॉर्मलिटी निकालेंगे। और ये पहले बेस दिया है तो चलो पहले बेस का लिख लेते हैं। तो इसका मोलरिटी दिया है, तो ये यानी मोलरिटी क्या हो जाएगा MO1X1V1। तो ये क्या हो जाएगा MO1, और इसका कन्वर्जन फैक्टर कितना हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज 1, टोटल नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा -1, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, और वॉल्यूम मान लेते हैं V है। अच्छा ये बेस एसिड है तो ये माइनस लग जाएगा, और M2 कितना हो जाएगा 0.01, और इसका कन्वर्जन फैक्टर टोटल पॉजिटिव चार्ज 1, टोटल नेगेटिव चार्ज -1, यानी कन्वर्जन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा V, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2V, और यहाँ से V कॉमन लेंगे, V कॉमन लेके कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 0.1, और यहाँ क्या बचेगा 0.01 अपान क्या हो जाएगा 2। अच्छा ये वाला आपका क्या है बेस है, और ये आपका क्या है एसिड है, कौन ज्यादा है, इस बेस वाला पार्ट ज्यादा है, तो यानी नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर H+ देगा कि OH- देगा, OH- देगा, और ये OH- देगा तो देखिए क्या हो जाएगा OH- देगा, तो यहाँ से बताइएगा तो ये कितना बचेगा 0.09 अपान 2, यानी ये कितना बचेगा 0.0
ये क्या हो जाएगा 4 5, यानी अगर इसको लिखा जाए 4.5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा 10 की पावर -2। तो यहाँ से बताइए कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस हमें जो मिला वो कितना मिला 4.5 इंटू 10 की पावर -2। तो पहले तो आप pH नहीं निकाल पाएंगे, तो पहले क्या निकालेंगे आप POH। तो POH बराबर क्या हो जाएगा, POH बराबर हो जाएगा माइनस का log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ 4.5 इंटू 10 की पावर -2। तो ये -2 आगे आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस log बेस 10 और क्या हो जाएगा 4.5। अच्छा log 4.5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, log 4.5 की वैल्यू बताइए, देखिए कितना आ जाएगा। जैसे log 1 होता, log 1 की वैल्यू कितना होता है 0, log 2 की वैल्यू कितना होता है 30 10, लाख 3 की वैल्यू कितना होता है 47 70, लाख 4 की वैल्यू कितना होता है 60 20, और लाख 5 की वैल्यू कितना होता है 69 90, लाख 6 की वैल्यू कितना होता है 77, ये 77 40, और ये क्या हो जाएगा लाख 7 की वैल्यू कितना होता है, लाख 7 की वैल्यू होता है 84 50, लाख 8 का वैल्यू होता है 90 30, लाख 9 की वैल्यू होती है, लाख 9 की वैल्यू होता है 95 40, और ये 95 40, और ये क्या हो जाएगा लाख 10 की वैल्यू 1 होती है, लाख 11 की वैल्यू 1.04 होता है। तो ये बताओ अगर लाख 4 होता तो कितना होता 60 20, अगर लाख 5 होता तो कितना होता 69 90, 60 और 69 के बीच में आ जाएगा। तो मान लेते हैं इसका कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस ये क्या हो जाएगा 0.65, कितना हो जाएगा 0.65, तो ये कितना बचेगा 1.35 बचेगा। POH 1.35 आया, तो यानी इसका मतलब pH अगर निकालना है तो pH बराबर क्या हो जाएगा, pH बराबर होगा 14 माइनस POH। तो ये 14 माइनस ये क्या हो जाएगा 1.35, और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 12.65। तो कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन, नीट 2015। क्लियर है। चलिए यहीं पे सॉल्व करना है और इसी स्पेस में।